हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। लेसन प्लान पाठ योजना के अंतर्गत आज हम स्ट्रेटजी फॉर इफेक्टिव लेसन प्लानिंग यानी कि प्रभावी पाठ योजना के लिए वो कौन कौन से रणनीति होंगी जिसके द्वारा हम लेसन प्लान को इफेक्टिव बना सकते हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। व्हेन शुड वी प्लान अ लेसन, हमें पाठ की योजना कब बनानी चाहिए। तो प्रतिदिन पाठ की योजना बनाना और उन्हें कक्षा में लाना सबसे अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ता है वैसे चीज़ें हमारी क्या होती हैं, विकसित होती हैं। तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान देनी है कि हमें पाठ योजना कब बनानी चाहिए। तो हमें पाठ योजना डेली बेसिस पे आपको बनानी है, जिससे कि कक्षा में सबसे एक एक एक्टिव प्रोसेस होता है जिसके द्वारा टीचर के स्किल और बच्चों का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होती है उसमें हमारी क्या होती है, तो उसमें हमारा वृद्धि होता है, विकास होती है। पाठ योजना बनाना जरूरी है क्योंकि इससे शिक्षक को अपने पाठ को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने में मदद मिलती है। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो टीचर पढ़ाना चाहता है तो वो चीज़ें आपका इफेक्टिव तभी होगा जब उसको आप एक प्लान्ड वे में, एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको आप कर पाएंगे। आपके पास कितना भी नॉलेज हो, बहुत सारा आपने नॉलेज हो आपके पास, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई किया हुआ है, बीइंग एज ए टीचर, बीइंग एज ए स्टूडेंट, लेकिन किसी को अगर ज्ञान देना है तो ज्ञान देने का एक हमारा क्या होता है, तो एक हमारा फॉर्मेशन होता है, एक हमारा पैटर्न होता है। तो उसके थ्रू अगर आप किसी को ज्ञान दे रहे हैं तो आपका ज्ञान एक क्या होगा, सिस्टमैटिक तरीके से उनके जो चीज़ें नीड है उसको फुलफिल करता है। और इससे छात्रों को पता चलता है कि वे क्या सीखने जा रहे हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पाठ योजना एक सोचने की क्या है, प्रक्रिया है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो छात्र है उनको सबसे पहले जानना जरूरी है कि हाँ, मैं क्या सीखने जा रहा हूँ। जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे टीचर हैं, हमें क्या सिखाने जा रहे हैं। तो जब बच्चों को इतना पता चल गया तो वो कहीं ना कहीं बच्चा क्या किया, जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं उसका बच्चा क्या किया, 30% ऑलरेडी समझ गया। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा इंट्रोडक्शन स्किल होता है, जो हमारा प्रस्तावना कौशल होता है, उसमें हम बच्चों का प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं। तो कोई भी आप प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, तो आप बच्चों के साथ जो हमारा प्रीवियस नॉलेज होता है, जो हमारा पूर्व ज्ञान होती है, उससे रिलेट करना जरूरी होता है, जिससे कि बच्चा उससे रिलेट करके एक सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर सके। और इसके साथ साथ जो हमारा पाठ योजना होती है तो एक सोचने की प्रक्रिया है। यह हमारा क्या है, तो ये हमारा लेसन प्लान इज अ थॉट प्रोसेस। देखिए, इंपॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि अगर लेसन प्लान मुझे बनानी है तो मुझे किस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स रखने होंगे, मुझे कैसे क्या मेथड रखने हैं, क्या हमारा TLM होगा, क्या हमारे टेक्निक्स होंगे, और बच्चों के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो ये टीचर को क्या है, सोचना पड़ता है। आप सोचेंगे, समझेंगे, तब जाके एक बेहतर ढंग से एक लेसन प्लान को आप कर सकते हैं। इसीलिए ये हमारा क्या है, तो पाठ योजना एक सोचने की प्रक्रिया है, न कि पाठ योजना टेम्पलेट भरना है। अब ये नहीं है कि एक पाठ योजना को हमको मिल गया, उसको टेम्पलेट भर लिया कि मुझे ये काम करना है। देखिए, हमको अगर किसी भी चीज़ों में बदलाव करनी है, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर जो भी स्किल है, जो मेरे अंदर जो मैंने चीज़ों को सीखा हुआ है, मैं किसी में भी बदलाव करना चाहता हूं, तो मुझे उस तरीके से, उस पैटर्न से चीज़ों को करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं आप सोच के ही कर पाएंगे, समझ के ही कर पाएंगे। आप एक दूसरे जो बस हो गया उस तरह से चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। पाठ योजना में एक ब्लूप्रिंट, कार्रवाई के लिए गाइड मैप होना आवश्यक है। देखिए, ब्लूप्रिंट क्या होता है, तो ब्लूप्रिंट हमारा क्या होता है, तो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। जैसे कि जो हमारा उद्देश्य है, उद्देश्य में हमारा जो है फुलफिल हुआ है नहीं हुआ, तो हम एक एक प्रकरण को, एक एक टॉपिक को, एक एक चैप्टर के जो प्रकरण होते हैं उसका एक सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि बच्चे ने, अगर हम लोग लेते हैं BS ब्लूम का, तो BS ब्लूम का जो हमारा है, तो BS ब्लूम के हमारे 6 पद हैं, जिसमें कि आपका स्टार्टिंग से लेके हमारा लास्ट तक का इवेल्युएशन होता है। तो इसमें हमारे अलग अलग एक्टिविटी में क्या बच्चे ने पार्टिसिपेट किया, क्या बच्चा वहाँ तक पहुँच पाया, तो उस चीज़ को जो है हमारा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, जिसमें बच्चे के एक एक एक्टिविटी को रखा जाता है और जो आपके लेसन प्लान के जो भी एक एक एक्टिविटी होती हैं। दूसरी चीज़ें, आपको कार्रवाई के लिए गाइड मैप होना जरूरी है। गाइड मैप यानी कि जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं तो एक आपका प्रॉपर एक गाइड मैप हो कि मुझे किस किस तरीके से प्रोसेस से चलना है। प्रभावी पाठ योजना के लिए रणनीति, स्ट्रेटजी फॉर इफेक्टिव लेसन प्लान। पाठ योजना प्रशिक्षक का रोड मैप है। जो हमारे टीचर ट्रेनिंग होते हैं, जो हमारे टीचर होते हैं, उनके लिए हमारा क्या है, पाठ योजना क्या है, वो हमारा एक रोड मैप होता है। छात्रों को क्या सीखने की आवश्यकता है और कक्षा के दौरान इसे प्रभावी ढंग से कैसे किया जाएगा।
देखिए, हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, तो उन्हें क्या सीखना ज़रूरी है, क्या सिखाने की आवश्यकता है मुझे। क्योंकि हमको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो बच्चों को नीड है, जो चीज़ें उसको ज़रूरत है, वो चीज़ अगर मैं ना दे के मैं कोई चीज़ दूसरा दे रहा हूँ तो वो कहीं ना कहीं हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स होता है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमारा जो गोल है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसको एक लाइन लेंथ के साथ ही लेके चलना होता है और कक्षा के दौरान जो है इसको एक इफेक्टिव तरीके से समझाना है जिससे कि बच्चे बेहतर तरीके से समझ पाए। अब मुझे ऐसे भी चीज़ों को, टेक्निक्स को नहीं ले लेना है या मुझे कोई ऐसा मेथड ले लेना है कि जिससे कि बच्चा समझ ही ना पाए। तो आपको एक पैटर्न से चलना पड़ेगा। अगर क्लास 6 का बच्चा है, मैं उसे अगर ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ पता होना चाहिए कि क्लास 6 का बच्चे के लिए क्या मैं ग्लोब यूज करूँगा या क्या मैं मानचित्र यूज करूँगा या मैं जो है डायरेक्ट ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा दूंगा। तो ये चीज़ें एक टीचर को पता हो कि मुझे एक जो हमारे पास जो स्किल है, जो हमारे पास जो नॉलेज है, उसको किस वे में बच्चों को देना है, किस तरीके से देना है, वही आपका एक इफेक्टिव तरीका यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें क्या है, तो ये आप बिना सोचे बिना समझे आप एक बना नहीं सकते। तो आपको एक पैटर्न में, एक प्रोसेस में ये चीज़ें आपको करनी होगी। अपने पाठ की योजना बनाने से पहले आपको सबसे पहले कक्षा की बैठक के लिए सीखने के उद्देश्यों की पहचान करनी होगी। यहाँ पे हमको बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे जाननी है कि जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं उसको हमको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यानी कि सीखने में जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं उसको हमको आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या एक्टिविटीज से बच्चों को सिखाना है। फिर आप उपयुक्त सीखने की जो गतिविधि है डिजाइन कर सकते हैं और छात्र सीखने पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए रणनीति विकसित कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देना और भी ज़रूरी है कि उस पहले तो आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना है, देन उसके बाद आपको डिजाइन करनी होगी किसको, लर्निंग एक्टिविटी को, और आपको डेवलप करना है स्ट्रेटजी फॉर ऑब्टेनिंग फीडबैक ऑन स्टूडेंट लर्निंग। मैंने आपको बताया आपको प्रोसेस का कि जब मैं क्लासरूम में एंटर करता हूँ, ठीक है, तो मैं जब क्लासरूम में एंटर किया तो मैंने अपना जो भी मेरा प्रकरण था मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अब बच्चे को पढ़ाते हुए कई चीज़ों को हमको ध्यान में देना है। पहली चीज़ें कि बच्चे क्या हों, सक्रिय अवस्था में हों। सक्रिय अवस्था यानी कि बच्चे और टीचर में, यानी कि लर्नर और टीचर में क्या होना चाहिए, तो इंटरेक्टिव आपका डिस्कशन होना चाहिए, अंतःक्रिया आपका डिस्कशन हो। दूसरी चीज़ें यहाँ पे ध्यान देनी जरूरी होती है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या बच्चे उसको एक्टिव हैं, सुन रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए आपको बीच बीच में बोध के प्रश्न, यानी कि आपको अंडरस्टैंडिंग जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको बच्चों को पूछने होते हैं। यानी कि ये आपका एक प्रोसेस किसका हो गया, फीडबैक का हो गया। तो फीडबैक ये है आपका प्रोसेस है जिससे कि मुझे ये पता चलता जाएगा कि जो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जिस वे में पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या बच्चे उस तरीके से चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर आपको उस चीज़ को, पैटर्न को चेंज करना होगा। देखिए, आपके पास ज्ञान है, अब मुझे उस ज्ञान को उस सामने वाले बच्चों को देना है। तो उस बच्चों को जो देने का, जो बीच का जो हमारा माध्यम है, जो हमारा टीचिंग है, अब टीचिंग के साथ ही हमको जो है एक बेहतर ढंग से प्रोसेस को अपनाना होता है। तो इसके लिए आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी, बेस्ट रणनीति को क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा जब बच्चों का फीडबैक आपको मिलता है। तो देखिए, आप अच्छे टीचर तभी हैं जब आप बच्चों की चीज़ों को समझ पाएं, बच्चों के नीड्स को समझ पाएं, बच्चों की ज़रूरत को समझ पाएं कि बच्चों को आखिर चाहिए क्या। क्योंकि मुझे तो उनको जो चीज़ चाहिए वही देना है। आपके पास तो बहुत सारा चीज़ें हैं, जैसे आप समंदर हैं और बच्चा एक तालाब है, तो मुझे तो तालाब को जितना नीड होगा मुझे उतना ही देना पड़ेगा ना, मैं सब कुछ चीज़ें नहीं दे सकता। तो उस तरीके से हमको चीज़ों को समझ के, सोच के एक पैटर्न वे में काम करने होते हैं। टीचर की बहुत मुख्य भूमिका होती है। अब आते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक सफल पाठ योजना इन 3 प्रमुख घटकों को संबोधित करती है और एकीकृत करती है, यानी कि कंपाइल करता है आपके 3 जो आपके कंपोनेंट से घटक हैं। सबसे पहले छात्र सीखने के उद्देश्य, यानी कि स्टूडेंट के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। मैंने बताया ही कि स्टूडेंट को जो है पढ़ाने के लिए कौन कौन से हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, उसको हमको ध्यान देना होता है। दूसरे नंबर पे शिक्षण सीखने की गतिविधियाँ, यानी कि हमारी टीचिंग और लर्निंग एक्टिविटी क्या क्या होगी, यानी इसमें आपके मेथड्स क्या होंगे, आपके टेक्निक्स क्या क्या होंगी। आप देखिए, यहाँ पे मेथड्स का मतलब समझना आपको ये है, मेथड्स का मतलब मेरा कहना ये है कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो हिस्ट्री पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड यूज होगा। अब जिसमें आपकी कहानी विधि हो सकती है, स्टोरी टेलिंग मेथड हो सकती है। अगर आप वही बच्चों को
ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे आपका क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो सकता है, जैसे जिसमें बच्चों को प्रदर्शन करके यानी ग्लोब के द्वारा पढ़ा सकते हैं। हिस्ट्री में भी आप प्रदर्शन विधि कर सकते हैं, कोई डमी लेके, ताजमहल का डमी लेके आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये आपका क्या है, तो ये आपका मेथड है। मेथड क्या होता है, तो हमारा पढ़ाने का तरीका, किस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। दूसरी चीज़ हमारा टेक्निक्स होती हैं। टेक्निक्स क्या होती हैं, तो ये हमारी युक्तियाँ होती हैं। युक्तियों का क्या रोल होता है, तो युक्तियों का रोल होता है जैसे कि मुझे किस क्लास को मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं क्लास 5 के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पे हमारा बहुत सारी युक्तियाँ यूज होती है, जैसे सरल से जटिल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ये हमारे जो टेक्निक्स हैं इनको भी आपको ध्यान में रख के चलने होते हैं। तीसरी चीज़ें हमारी क्या है, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होती हैं। इसमें आपको शिक्षण सहायक सामग्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ऐसे ही आपके पास ज्ञान है, आप ऐसे ही डायरेक्ट चले गए, एक मार्कर लेके आप चले गए। अब बच्चों के क्लास 5 के बच्चों को पढ़ाना है, आप बिना ना ग्लोब के हैं ना इसी तरह से ना मानचित्र के हैं, आप ऐसे ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो आपका इफेक्टिव टीचिंग नहीं माना जाएगा, और जो बच्चों का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है वो भी आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तीसरे नंबर पे है आपका कि छात्रों की समझ की जांच करने की रणनीति, यानी कि जो आपने बच्चों को समझाया, जो आपने बच्चों को पढ़ाया, तो उसको पढ़ाने का एक हमको क्या फीडबैक लेना होता है कि क्या बच्चे उस चीज़ को समझ पाए, क्या बच्चे उस चीज़ को सीख पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो स्ट्रेटजी बनानी होती है फॉर चेकिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग। अब इसके लिए बहुत सारे आपकी युक्तियां हैं, जैसे बच्चों का असेसमेंट कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। आकलन में हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो हमारा रचनात्मक जो हमारा आकलन होता है, उसको आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं। बच्चों का टेस्ट ले सकते हैं, बच्चों का क्यूज हो सकता है, बच्चों से आप ओरली जो है मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत सारे आपके पैटर्न्स हैं जिसको आप फॉलोअप करके आप जो बच्चों ने जो समझा हुआ है आपकी चीज़ों को, तो उसको आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, देख सकते हैं। शिक्षक द्वारा उद्देश्यों की पूर्वानुमान, यानी कि फॉरकास्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बाय टीचर। टीचर के द्वारा जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको क्या करता है, फॉरकास्ट करता है, पूर्वानुमान करता है कि हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, जो हमने यहीं पे बात किया लर्निंग आपके ऑब्जेक्टिव्स। मैं छात्रों को क्या सिखाना चाहता हूँ, पहला हमारा क्या होगा, तो व्हाट डू आई वांट स्टूडेंट टू लर्न। मैं छात्रों को क्या सिखाना चाहता हूँ, ये तो आपका पहला क्या है, आपके उद्देश्य होंगे। तो जो भी आपका प्रकरण होगा तो वो आपको समझना होगा कि मैं छात्रों को क्या सिखाना चाहता हूँ। नेक्स्ट आपका होगा कि मैं समझ की जांच कैसे करूँगा, यानी कि जब बच्चे चीज़ों को समझ पाए तो उसकी जांच मैं कैसे करूँगा, उसका मेरा प्रोसेस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा या हमारा सब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हमारा जो है व्यष्टिपरक होता है, और जो आपका सब्जेक्टिव होता है वो आपका आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका वस्तुपरक है, और जो आपका सब्जेक्टिव है वो आपका व्यष्टिपरक होता है। सब्जेक्टिव में हमारा परसेप्शन होता है, थिंकिंग होती है, जिसमें हम लोग चीज़ों को बदल सकते हैं, लेकिन जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो आपका एक ही पैटर्न में चीज़ों को चलता है। और हमारे मैं कौन सी शिक्षण और सीखने की गतिविधियाँ उपयोग करूँगा, यानी वही है पढ़ाते समय जो आप कौन कौन से जो शिक्षण का और कौन सी सीखने की गतिविधि आप वहाँ पर प्रयोग करेंगे, उसको आपको ध्यान देना होगा। अब आते हैं हमारे पाठ योजना का निर्माण, क्रिएशन ऑफ अ लेसन प्लान। किस तरीके से हम लेसन प्लान का क्रिएशन करेंगे। पहला हमारा है सीखने के उद्देश्यों की रूपरेखा बनाएं। पहले हमको क्या करना है, तो आउटलाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमें क्या करनी होगी, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हमारी हैं उसको हमको क्या बनाना पड़ेगा, जो हमारी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होगी उसको हमको फुलफिल करना पड़ेगा। पहला चरण यह निर्धारित करना है कि आप चाहते हैं कि छात्र कक्षा के अंत में क्या सीखे और क्या करने में सक्षम हो। छात्रों के सीखने के लिए अपने उद्देश्यों को निर्दिष्ट करने में आपकी सहायता के लिए निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं आप, जैसे पाठ का विषय क्या है। दूसरा, ये आपके मूल्यांकन के क्वेश्चंस होंगे जो बच्चों से आप पूछेंगे। दूसरा है मैं चाहता हूं कि छात्र क्या सीखें, मैं चाहता हूं कि वे कक्षा के अंत में क्या समझें और क्या करने में सक्षम हो, ये आपको जानना होगा। मैं चाहता हूं कि वे इस विशेष पाठ से क्या सीखें,
यानी जो आप पाठ सिखाना चाह रहे हैं, जो बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, तो उससे बच्चे जो है क्या सीखेंगे उसके बारे में आपको बताना होगा। एक बार जब आप कक्षा की बैठक के लिए सीखने के उद्देश्य की रूपरेखा तैयार कर लेते हैं तो उन्हें केवल महत्व के आधार पर क्रमबद्ध करें। यह कदम आपको कक्षा के समय का प्रबंधन करने और समय की कमी की स्थिति में अधिक महत्वपूर्ण सीखने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तैयार होता है। देखिए इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं कि अगर मैं पहले से ही जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो मुझे सिखाते हुए क्या क्या प्राप्त करने हैं, वो मैं अगर फ्रेमवर्क कर लेता हूँ, तो जब मैं पढ़ाते हुए मैं एक एक जो हमारा फ्रेमवर्क बना हुआ है उसको मैं सिस्टमैटिक तरीके से उसको देख के ऑब्जर्व करके मैं बेहतर ढंग से उसको बना सकता हूँ। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करना होता है, जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाएं, हमारी जो इंपॉर्टेंट कौन कौन सी कंसेप्ट है उसको जानना, विचार या कौशल क्या हैं जिन्हें मैं चाहता हूं कि छात्र समझ सकें और लागू कर सकें। जो आपके थॉट्स हैं, देखिए अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो आप पढ़ा रहे हैं, जो आप पढ़ाएंगे, तो उसमें मेन पॉइंट्स जो होगा वो बच्चों को समझ में आए ही आए, तो उसके लिए हमको काम करना है। तो सबसे पहले जो हमारा कंसेप्ट है, यानी जो मैं कोई भी प्रकरण पढ़ा रहा हूँ उसके कंसेप्ट के बारे में बच्चा समझ सके। दूसरे नंबर पे है विचार या कौशल, यानी कि अगर वहाँ पे जो हमारे थॉट हैं, जो हमारे स्किल्स हैं, उसको बच्चा जान सके और उसमें उसके साथ साथ छात्र क्या करे, उसको लागू कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके। देखिए छात्र का क्या है, 3 तरीके से चीज़ें हमारी सीखी जाती है। एक हमारा होता है ज्ञानात्मक, दूसरा होता है भावात्मक, तीसरा होता है क्रियात्मक। ज्ञानात्मक में क्या होता है, तो हम जो है किसी के द्वारा इंफॉर्मेशन को जानते हैं। जैसे मैं टीचर हूं, मैं आपको इस प्रकरण के बारे में, इसमें लेसन प्लान के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अब ये इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं तो ये हमारा क्या हुआ, आपके लिए ज्ञानात्मक हुआ। अब इस इंफॉर्मेशन को जब आपने समझा, सोचा, थॉट, विचार किया, तो अगर आप सोचा समझा, अगर आप इसको समझ रहे हैं, समझ पाए हैं, तो ये आपका क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, यानी भावात्मक प्रोसेस में आपने पहुंच चुके हैं। तीसरा प्रोसेस क्या होता है कि अगर लेसन प्लान को, जो मैं आपको सिखाया, जो आपको मैंने इंफॉर्मेशन दिया, उस इंफॉर्मेशन को आप अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, अपने तरीके से किसी दूसरे को आपने सिखाया, तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका क्रियात्मक होता है। तो ये टीचर का महत्वपूर्ण रोल होता है कि अगर कोई भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तो ये हमारा 3 स्टेप तक चलना जरूरी है, जिससे कि एक हमारा जो मुख्य जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स होता है उसको हमारा फुलफिल हो जाती है। वे महत्वपूर्ण क्यों हैं, यानी कि जो चीज़ मैंने पढ़ाया तो इंपॉर्टेंट क्यों है पढ़ने के लिए, उसको चीज़ों को बताना। यदि मेरे पास समय समाप्त हो गया तो किन लोगों को छोड़ा नहीं जाना जा सकता। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे कि अगर आपका क्लासेस ख़त्म होता है तो बहुत से कुछ बच्चे होते हैं जिनके डाउट्स होते हैं, या कुछ बच्चे जो है उस चीज़ को एट अ टाइम नहीं समझ पाते हैं। तो उस कंडीशन में भी जो टीचर क्या होता है कि अगर आपके पास समय है तो आप जो है उन बच्चों के लिए जो है आप रेमेडियल टीचिंग या डायग्नोसिस टीचिंग ला के आप बच्चों को सिखा सकते हैं। और इसके विपरीत यदि समय की कमी हो तो मैं किन लोगों को छोड़ सकता हूं। अगर मान लीजिए कि मुझे समय नहीं है, उसकी कमी है, तो मैं किन बच्चों को छोड़ सकता हूं। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि नहीं, वो ब्रिलियंट बच्चे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, तो उस कंडीशन में चीज़ों को हमको जानना पड़ता है कि किन्हें रोकना है और किन्हें छोड़ना है। ये सब कुछ जो है आपके टीचर के ऊपर डिपेंड्स करता है कि वो किस तरीके से, किस वे में चीज़ों को समझ रहा है। आते हैं दूसरे पे, परिचय विकसित करना, डेवलप एन इंट्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, तो अब जब आपके पास उनके महत्व के क्रम में आपके सीखने के उद्देश्य हैं, आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आ गई, तो उन विशिष्ट गतिविधियों को डिजाइन करें जिनका उपयोग आप छात्रों को समझने और उन्हें सिखाने में लागू करेंगे। यानी जो आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को जो आपने टैकल किया है, जो समझा हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिजाइन करना है, जिससे कि बच्चों को समझने के लिए आगे इंपॉर्टेंट रोल करेगा। चूंकि आपके पास अलग अलग शैक्षणिक और व्यक्तिगत अनुभव वाले छात्रों का एक विविध समूह होता है। देखिए आपके जो स्टूडेंट होते हैं वहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेज होती हैं, वहाँ पे आपके व्यक्तिगत अनुभव होता है और वहाँ पे अलग अलग उनके शैक्षणिक जो आपके रोल होते हैं, तो वे पहले से ही विषय से परिचित हो सकते हैं। यदि यही कारण है कि आप छात्रों के विषय के ज्ञान का संभवतः उनके ज्ञान का आकलन करने के लिए एक प्रश्न या गतिविधि से शुरू कर सकते हैं। देखिए इसीलिए हमारा क्या होता है, इंट्रोडक्शन स्किल होता है, जो हमारा प्रीवियस नॉलेज होता है, इसीलिए रखा जाता है पूर्व ज्ञान को, कि जो मैं प्रकरण पढ़ाने जा रहा हूँ तो बच्चा कहीं ना कहीं इस प्रकरण के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, उसके लिए, जिससे कि बच्चा इसको रिलेट कर पाएगा और मैं भी जो है उसको रिलेट करके बच्चों को समझाने में एक मदद होगी। जब आपको छात्रों के विषय से
परिचित का अंदाज़ा हो जाता है तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि किस पर ध्यान केंद्रित करना है। रुचि जगाने और सोच को प्रोत्साहित करने के लिए विषय के लिए एक रचनात्मक परिचय विकसित करना हो चाहिए। यानी ध्यान दीजिए कि अब जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो उस टाइम जो हमारा विषय है तो उसके लिए एक रचनात्मक परिचय यानी कि एक आपका क्रिएटिव जो हमारा इंट्रोडक्शन होता है उसके बारे में एक आपको विकसित करना होता है। आप छात्रों को शामिल करने के लिए कई तरह से तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे व्यक्तिगत किस्सा हो गया, ऐतिहासिक घटना हो गया, कोई दुविधा हो गया, वास्तविक दुनिया का उदाहरण हो गया, छोटी वीडियो क्लिप हो गई, व्यवहारिक अनुप्रयोग हो गया, जांच करने वाले प्रश्न हो गए आदि में आप बच्चों का इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। देखिए, पढ़ाने का प्रोसेस में यह है कि जब आप डिजाइन कर रहे हैं लेसन प्लान को तो उस दौरान आप क्या क्या कि किस तरह से बच्चों के इन्वॉल्वमेंट को हम लोग रख सकते हैं, जिसमें हमारा खुद का किस्सा हो सकता है। जैसे होता है ना कि हम लोग पढ़ाते पढ़ाते अपने किसी एग्जाम्पल को देने लगते हैं। जैसे मोस्टली मैं जब पढ़ाता था तो मेरा खुद का जो रियल लाइफ जो एग्जाम्पल्स थे मैं उसको जो है सामने समकक्ष लाता था, या कोई एक ऐतिहासिक घटना हो उसको आप एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं। इससे क्या होता है तो बच्चों जो है रिलेट करते हैं। आपको जो भी एग्जाम्पल्स भी देने हैं तो आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल देने हैं जो बच्चे कनेक्टिविटी कर पाएँ, जो उसको चीज़ों को समझ पाएँ। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं जो प्रश्न पे विचार कैसे करेंगे, तो मैं कैसे जांचूंगा कि छात्रों को विषय के बारे में कुछ पता है या नहीं, उनके मन में इसके बारे में कोई पूर्वधारणा है। देखिए, ये चीज़ आप मुझे सोचना जरूरी है कि मुझे किस तरीके से पता करना होगा कि जो बच्चे हैं उनका परसेप्शन क्या है, चीज़ें क्या हैं। तो उस चीज़ को हमें समझना होगा। यहाँ पे इस विषय के बारे में कुछ आम धारणाएं हैं या संभवतः गलत धारणाएं हैं कि क्या जिनसे छात्र परिचित हो सकते हैं या जिनका वे समर्थन कर सकते हैं। मैं विषय का परिचय देने के लिए क्या करूंगा। देखिए, ये चीज़ का मोटिव जो आपका इसमें है परिचय विकसित करने में, इसमें आपका जो मेन मकसद होता है कि आपको चीज़ों को डिजाइन करना है। अब डिजाइन करने में जो है आपको ऐसे डिजाइन करना है जिससे कि बच्चा कनेक्टिविटी हो पाए। जैसे आपका जो पाठ होगा उसको रचनात्मक बनाना होगा, एक क्रिएटिव माइंड में बनाना होगा। जैसे हम लोग 1857 की क्रांति पढ़ते हैं। अब 1857 की क्रांति अगर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तो अब ये मेरा कनेक्टिविटी ना हो कि मैं जो है पूरा एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रोसेस के थ्रू मैंने स्टार्ट किया और मैं उसको बताया। नहीं, एक कहानी बतानी पड़ेगी कि बच्चों आज हम एक हमारे भारत देश में एक महत्वपूर्ण क्रांति हुई थी जिसके बारे में हम एक अच्छे से जानेंगे, उस कहानी के बारे में जानेंगे, उसके जितने भी महापुरुष हैं उनके रोल के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने लिए कार्य किया। और भी चीज़ों को आप इम्प्रोवाइज करके चीज़ों को दे सकते हैं एक बच्चों के लिए, जिससे कि बच्चे क्या करेंगे वो बच जाएंगे और आप उनको बेहतर ढंग से चीज़ों को सिखा पाएंगे। तो आप किस तरीके से जो आपका प्रकरण है उसका आप परिचय, उसका इंट्रोडक्शन कराएंगे आप अपने क्लासरूम में, उसके लिए ये आपको एक्टिविटी करनी होती है। पहले वाली एक्टिविटी आपको ध्यान देना है। पहले वाले में मेरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को मैंने रखा कि मेरे कौन कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, और दूसरे वाले में मुझे जो है क्या मतलब किस तरीके से मैं अपने प्रकरण को परिचय करूंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा अपने क्लासरूम में। तीसरा हमारा है विशिष्ट शिक्षण गतिविधियां की योजना बनाएं। यहाँ पे ध्यान देना है कि आपके कौन कौन से शिक्षण विधियां हैं, गतिविधि हैं, आपके टेक्निक्स हैं, उसको यहाँ पे रखना होगा, जिसमें कि अधिक छात्रों का ध्यान आकर्षित करने और विविध शिक्षण शैलियों को आकर्षित करने के लिए सामग्री वास्तविक जीवन के उदाहरण हो गए, दृश्य हो गए, को समझाने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे कि आप अपने उदाहरण और गतिविधियों की योजना बनाते हैं, अनुमान लगाएं कि आप प्रत्येक पर कितना समय व्यतीत करेंगे। विस्तृत व्याख्या या चर्चा के लिए समय बनाएं, लेकिन विभिन्न अनुप्रयोगों या समस्या पर जल्दी से आगे बढ़ने और समझने की जांच करने वाली रणनीतियों की पहचान करने के लिए भी तैयार रहें। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे विषय को समझने के लिए आपको यहाँ पे शिक्षण गतिविधि यानी कि वो आपका कौन कौन सा एक्टिविटी होगा जिसके द्वारा आपको काम करने होंगे। तो यहाँ पे आपको योजना बनाने में आपके बहुत सारे एक्टिविटी हैं, जैसे कि आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपकी शैली क्या है, आपका पैटर्न क्या है, और आप किस तरीके से बच्चों को दे रहे हैं। जैसे वास्तविक जीवन हो सकता है, आपके दृश्य हो सकते हैं, आप कोई उदाहरण दे सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी गतिविधि इसमें होंगी। इसमें आपके ये प्रश्न आपको उन शिक्षण गतिविधियों को डिजाइन करने में मदद करेंगे जिनका आप उपयोग करेंगे। जैसे कि विषय को समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, अब जो हमारा सब्जेक्ट है उसको समझाने के लिए मुझे क्या करना होगा। दूसरा है विषय को अलग तरीके से चित्रित करने के लिए मैं क्या करूँगा। जैसे 1857 की क्रांति है, अब उसको किस तरीके से मुझे रिलेट करके बच्चों को बताना है उसको आपको सोचना होगा।
मैं छात्रों को विषय में कैसे शामिल कर सकता हूँ, यानी कि जैसे मैं कोई चीज़ सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, किसी प्रकरण को पढ़ा रहा हूँ, तो उस प्रकरण में कैसे मैं बच्चों को रख सकता हूँ। तो आपको उस तरीके से पैटर्न बनानी होगी, जैसे कि आपको एग्जाम्पल के टाइम जो बच्चे आपके हैं क्लासरूम में, तो उनको उस तरीके से इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जिससे कि बच्चों का कनेक्टिविटी और अच्छे तरीके से बच्चे सीखने में आपको मदद करेंगे। छात्रों को विषय को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए क्या करना होगा, तो ये जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, रणनीति है, ये टीचर के द्वारा आपको बनाने होते हैं। समझ की जांच करने की योजना, प्लान टू चेक अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा, तो बच्चों ने कितना सीखा उसके चीज़ों को समझने के लिए हमें क्या करना होता है, प्लान तैयार करना होता है। तो अब जब आपने विषय को समझा दिया, अब मैंने बच्चों को विषय को समझा दिया और इसे विभिन्न उदाहरणों के साथ चित्रित किया, तो आपको छात्रों की समझ की जांच करने की आवश्यकता है कि आप कैसे जानेंगे कि छात्र सीख रहे हैं। और समझ की जांच करने के लिए आप छात्रों से कौन से विशिष्ट प्रश्न पूछ सकते हैं, तो उन्हें लिखें और फिर उनका सारा संक्षेप, ताकि आप अलग अलग तरीक़ों से प्रश्न पूछने के लिए तैयार हों और अपने प्रश्नों से मिलने वाले उत्तरों का अनुमान लगाने का प्रयास करें। तय करें कि आप चाहते हैं कि छात्र मौखिक रूप से या लिखित रूप से उत्तर दे। देखिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है कि जब बच्चे का अंडरस्टैंडिंग के लिए जब चीज़ों को हम लोग समझते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा, तो वहाँ पे हमारा मोस्टली ये होता है कि आप बच्चों से वर्बली क्वेश्चन करें, जो हमारे अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि वो आपका एट अ टाइम हो जाएगा और तुरंत वो पता चल जाता है कि बच्चे उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, आपकी चीज़ों को एक्टिव ले रहे हैं, या वो बच्चे जो है निष्क्रिय तरीके से चीज़ों को निगलेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपको एट अ टाइम ये चीज़ को समझना होता है। और आपको जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है, तो आप बच्चों से एक सीधा भी पूछ सकते हैं और आप उससे बच्चों से कुछ रिलेट करके भी चीज़ों को आप पूछ सकते हैं। समझ की जांच करने के लिए मैं छात्रों से कौन सा प्रश्न पूछूंगा, मैं छात्रों से यह प्रदर्शित करने के लिए क्या कराऊंगा कि वे अनुसरण कर रहे हैं। वही चीज़ें कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या बच्चे उसका अनुसरण कर रहे हैं, क्या उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो उस चीज़ को ही हमको समझना होता है। अपने सीखने के उद्देश्यों की सूची पर वापस आते हुए मैं छात्रों से कौन सी गतिविधि करवा सकता हूँ, ताकि यह जांचा जा सके कि उनमें से प्रत्येक पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। यह महत्वपूर्ण रणनीति जो आपके समय प्रबंधन में भी मदद करेगी और वह छात्रों के प्रश्नों का पूर्वानुमान लगाती है। देखिए इसका पूरा यहाँ पे चीज़ें ये है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाते वक्त क्या बच्चे उस चीज़ में सक्रिय हैं या नहीं हैं, तो उसके लिए आपको देखिए अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन करनी होंगी। अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन क्या है, बोध के प्रश्न बच्चों से करने होंगे और उसके साथ साथ जो है बच्चों का एक्टिव, यानी कि जो बच्चे क्या एक्टिव हैं चीज़ों को, उसको लेके आपको ध्यान देने होंगे। तो आपको पहले से ही जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को गौतम बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को। अब आपने गौतम बुद्ध के जीवन परिचय का एक पृष्ठ दिया कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, उनके माता का क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था, उन्होंने कहाँ कहाँ पे अपने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया, उनका महापरिनिर्वाण कहाँ है, उनका जन्म कहाँ हुआ। तो ये आपने एक विस्तृत बच्चों को चीज़ों में एक जो आपका पैरा है उसको आपने बच्चों को बताया। तो आप ऐसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अब ये आपने सिस्टमैटिक तरीके से बताया, आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि हाँ बच्चों ये बताइए कि बनारस में गौतम बुद्ध से क्या संबंधित है, यानी कि बनारस जो है आपके गौतम बुद्ध से किस परिप्रेक्ष्य में संबंधित है। तो बच्चे जो है बताएंगे कि हाँ गौतम बुद्ध ने वहाँ पे क्या दिया था, तो वहाँ पे उपदेश दिया था। कुशीनगर गौतम बुद्ध से क्यों संबंधित है, तो ये आपके थोड़ा सा क्या है, आपके चेंज क्वेश्चन होंगे। अब मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कि नहीं कुशीनगर में आपके गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण, यानी कि वहाँ पे उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, मृत्यु हुई थी। तो बच्चा जो है ये एक नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, लेकिन उसी को मैं चेंज करके बताऊंगा तो वो बच्चा जो है चीज़ों को समझ के सोच के चीज़ों को बताता है। तो देखिए ये आपके पैटर्न होते हैं कि आप किस क्लास के लिए चीज़ों को बना रहे हैं। आप क्लास 2nd या क्लास 3rd के लिए आप बनाएंगे तो वहाँ पे आपका पैटर्न बहुत उल्टा हो जाएगा, लेकिन यही आप क्लास 7th 8th के बच्चों के लिए होंगे तो आपका ये पैटर्न को आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा निष्कर्ष और पूर्वालोकन विकसित करें, डेवलप कंक्लूजन एंड प्रीव्यू। यहाँ पे आपको कंक्लूजन पे आना है और हमारा प्रीव्यू लेना है, यानी कि जो मैंने पढ़ाया उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से करना पड़ेगा। पाठ के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करके कक्षा में कवर की गई सामग्री पर जाएं। आप इसे कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे आज हमने इस बारे में बात की। आप किसी छात्र से
सारांशित करने में मदद करने के लिए कह सकते हैं। जैसे कोई एक छात्र है तो छात्र से कह सकते हैं कि हाँ बच्चा, आप ये बताओ कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो बच्चा जो चीज़ों को बताएगा अपनी भाषा में, तो और भी जो बच्चे होते हैं उनसे काफ़ी कनेक्टिविटी मिलती है। या आप सभी छात्रों से यह भी कह सकते हैं कि वे एक कागज़ पर लिखें कि उन्हें क्या लगता है कि पाठ के मुख्य बिंदु क्या हो सकते हैं। यानी कि जो पाठ का जो मुख्य शीर्षक है या पाठ का जो मुख्य बिंदु है, क्या क्या जो मैंने आज पढ़ा, तो उसको भी आप लिख के बता सकते हैं। आप छात्रों के उत्तर की समीक्षा करके विषय की उनकी समझ का आकलन कर सकते हैं और फिर अगली कक्षा में जो कुछ भी स्पष्ट है उसे समझा सकते हैं। मुख्य बिंदुओं को सारांशित करके ही नहीं बल्कि अगले पाठ का पूर्वावलोकन करने के भी पाठ का समापन करें। देखिए, आपको यहाँ पे समझना जरूरी है कि जो चीज़ आप बच्चों से एक समीक्षा मतलब यानी कि आप एक संक्षेप कर रहे हैं, तो उस चीज़ को संक्षेप आप तभी करेंगे जब कहीं ना कहीं आपका ऑब्जेक्टिव उस प्रकरण पे आपका फुलफिल हो पाया है। अगर वो ऑब्जेक्टिव आपका फुलफिल नहीं होगा तो आपको जो है उस चीज़ को और भी एक्सटेंड करना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास के लिए। इसमें यह है कि आपको उन्हें एक बड़े संदर्भ में विभिन्न विचारों को जोड़ने में मदद करता है। यहाँ पे आपको एक अलग अलग तरीके से जो आपने पढ़ाया हुआ है उसको आपको बच्चों से पूछना है, चाहे वो आपका लिखित हो चाहे वो आपका मौखिक हो, जिससे कि आपको एक पूरा क्लियर कट हो जाए कि हाँ जो मैंने आज पढ़ाया वो बच्चे चीज़ों को सीख पाए, समझ पाए। लास्ट हमारा आता है क्रिएट अ रियलिस्टिक टाइमलाइन, यानी कि एक यथार्थवादी समय रेखा बनाएं। समय समाप्त हो जाना और उन्हें सभी बिंदुओं को कवर न कर पाना कितना आसान है जिन्हें उन्होंने कवर करने की योजना बनाई थी। इसमें आपको ध्यान देना होता है कि इसमें 10 सीखने के उद्देश्यों की एक सूची यथार्थवादी नहीं है, इसीलिए इसमें आपको देखिए समझना ये यहाँ पे मेन चीज़ें ये है उसमें कि आपको अनुमान लगाएं कि प्रत्येक गतिविधि में कितना समय लगेगा और फिर प्रत्येक के लिए कुछ अतिरिक्त समय की योजना बनाएं। इसमें बस यही चीज़ें होती हैं कि अगर आप जो चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसका एक टाइम बाउंडेशन होता है हर एक चीज़ का, तो उसमें आपको टाइम कितना लग रहा है चीज़ों को बताने में। क्योंकि देखिए जो माइक्रो टीचिंग होती है और मैक्रो टीचिंग, तो ये ओवरऑल आपके 36 मिनट के होते हैं। तो आपको 36 मिनट के अंदर में ही जो आपने प्रकरण को चूज किया है उसको आपको खत्म करना है। अब अगर उसी चीज़ को अगर मैं एक टॉपिक को ही मैं 1.5 घंटे पढ़ाने लगा तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि बच्चों का भी जो एक चीज़ों का सुनने का समझने का जो एक कैपेसिटी होती है वो एक पैटर्न होता है, उसी के हिसाब से आपका बना होता है। तो ये चीज़ आपको एक टाइमलाइन सेटअप करनी होती है कि रियल में चीज़ों को जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो उसमें कितना आपका इफेक्टिव टाइम लग रहा है जिससे कि आप बेहतर उसको कर पाएंगे। तो ये हमारा जानना जरूरी होता है, समझना जरूरी होता है, इसलिए हमारा क्या है टाइम फिक्स होता है। उसमें भी आपको अलग अलग प्रोसेस का होता है कि जो आपका पहला टीचिंग होता है उसी को हम लोग माइक्रो टीचिंग कहते हैं, जो आपका 6 से 10 मिनट का होता है, जिसमें हम बच्चों को प्रस्तावना देते हैं, बच्चों से फिर फीडबैक लेंगे, फीडबैक के बाद हमारा क्या होगा रीप्लान होगा, रीप्लान के बाद हम लोग रीटीचिंग करते हैं और रीफीडबैक लेते हैं। तो ये हमारा बीच बीच में जो प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस के अंतर्गत उस टाइम के अंतर्गत ही हमको काम करने होते हैं। आते हमारा निष्कर्ष है, प्रभावी होने के लिए पाठ योजना को एक संपूर्ण दस्तावेज होने की आवश्यकता नहीं है जो प्रत्येक संभावित कक्षा परिदृश्य का वर्णन करता हो, न ही इससे प्रत्येक छात्र की प्रतिक्रिया या प्रश्न का अनुमान लगाना चाहिए। अब ये नहीं है कि मैं जो पाठ योजना है मैं सभी बच्चों के लिए प्रतिक्रिया या प्रश्न का अनुमान लगाता हूँ कि सभी बच्चे दे पाएंगे। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि एक क्लासरूम में जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेज होती है, वहाँ पे अलग अलग तरीके से बच्चे होते हैं। कोई बच्चा जल्दी समझ लेता है, कोई बच्चा धीरे धीरे समझता है, लेकिन समझता जरूर है। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि मुझे ये भी नहीं है कि मैं सभी बच्चों से रिस्पॉन्स एक ही दिन में पा जाऊँ, जरूर नहीं। तो ये आपको एक थोड़ा समय भी लग सकता है, थोड़ा टाइम भी लगता है, जिससे कि आपको उस चीज़ को देखना पड़ता है। इसके बजाय यह आपको अपने शिक्षण लक्ष्यों, सीखने के उद्देश्यों और उन्हें पूरा करने के साधनों की एक सामान्य रूपरेखा प्रदान करनी चाहिए, और यह आपको याद दिलाता है कि आप क्या करना चाहते हैं और आप इसे कैसे करना चाहते हैं। एक उत्पादक पाठ हुआ नहीं जिसमें सब कुछ ठीक वैसा ही हो जैसा कि योजना बनाई गई है, बल्कि वह है जिसमें छात्र और प्रशिक्षक दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। देखिए बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा पाठ होता है वो हमारा उत्पादक नहीं है, ये प्रोडक्शन नहीं है कि जो मेरे पाठ में दिया हुआ उसी को एज इट इज हमको समझाना है, या ठीक वैसे ही आपको पाठ योजना बनानी है जो उसमें दिया हुआ है। पाठ योजना यूँ है जिसमें आपका छात्र और जो हमारा प्रशिक्षक है, जो हमारे टीचर हैं, दोनों के एक दूसरे से सीखते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो टीचर होता है उसके अंदर जितना टाइम देगा अपने पढ़ाई में वो चीज़ों को समझता है।
तो टीचर क्या करता है कि चीज़ों को अपने रियल लाइफ सिचुएशन, रियल लाइफ को समझ के एक अलग वे में एग्जाम्पल के साथ सेट करके चीज़ों को बताता है। देखिए, बच्चे चाहें तो किताब से भी पढ़ सकते हैं, किताब तो सबके पास होती है। फिर आप स्कूल क्यों जाते हैं, विद्यालय क्यों जाते हैं? किताब तो आपको आसानी से मिल जाएगी। क्यों जाते हैं? क्योंकि जो विद्यालय में होता है, तो विद्यालय में आपको पाठ के साथ साथ क्या मिलता है? टीचर मिलता है। और टीचर आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से जो अपने पूरे जीवन काल में चीज़ों को सीखा हुआ है, उसको पूरा चीज़ वहाँ पे इफेक्टिव तरीके से लगा के आपको सिखाने में एक मदद देता है। तो इसीलिए टीचर और जो छात्र का जो एक दूसरे का जो सीखने का प्रोसेस होता है, एक दूसरे का जो इंटरेक्टिव एक जो प्रोसेस होती है, वो आपका काफ़ी बेहतर होता है। देखिए, यहाँ पे जो हमारा पाठ्यक्रम है वो केवल माध्यम है, लेकिन जो सीखने में जो एक इंटरेक्टिव जो प्रोसेस हो रही है वो हमारा टीचर और लर्नर का है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट जरूरी है। और जो हमारा ध्यान दीजिए, सीखने की जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो आपका व्यवहारिक होनी चाहिए। सीखने की जो हमारी प्रक्रिया होनी चाहिए वो आपकी सक्रिय होनी चाहिए, न कि वो आपका एक रोट मेमोराइजेशन हो, यानी कि जो पाठ में दिया है एज इट इज़ मैंने वहाँ पे छाप दिया या मैंने बच्चों को बताया। तो यहाँ पे आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है कि अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप एक टीचर हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को समझना होता है, क्योंकि आपके एक एक कदम से जो है एक सामने वाला बच्चे का भविष्य का क्या होता है? निर्माण होता है। तो आप जिस तरीके से जितना आप मेहनत करेंगे, जिस वे में आप चीज़ों को समझेंगे, तो उस वे में आप चीज़ों को अच्छे से बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको समझना है। और ये हमारा क्या था, इफेक्टिव आपके लेसन प्लान के किस तरह से प्रोसेस होते हैं, क्रिएशन होता है, उसको हम लोग जाने। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा तो हम लोग हार्वर्ड के जो आपके 5 प्रोसेस हैं, यानी जो क्रिएशन है, उसको भी हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग जो है इसके मॉडल्स को जानेंगे कि कैसे हमारा लेसन प्लान तैयार किया जाता है। धन्यवाद।